जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स 7613 में। तो जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है, हमारा भारत के भूगोल सीरीज में नेक्स्ट वीडियो जो था, इससे पहले का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो नहीं जो बीत चुका नेक्स्ट, उसके लिए उसमें क्या था, उत्तर पूर्व के पर्वत। और आज क्या है दोस्तों, भारत के नदी तंत्र। नदी तंत्र में दोस्तों ये थोड़ी सी हम हो सकता है कि भूमिका के बाद आपको सिंधु नदी के बारे में हम बता दें। कौन सा नदी? सिंधु नदी के बारे में। लेकिन सबसे पहले इसमें दोस्तों काफी कंफ्यूजिंग है। और भूगोल में अगर सबसे अधिक वेटेज की बात करें तो भारत के भूगोल में जनसंख्या के बाद से अगर अधिक प्रश्न पूछा जाता है तो भारत के नदी तंत्र। अब भारत के नदी तंत्र में से भारतीय उपमहाद्वीप की नदी पूछ ले, भारतीय महाद्वीप की नदी पूछ ले, या सिंधु नदी तंत्र पूछ ले, गंगा नदी तंत्र पूछ ले। दोस्तों आप लोग जहां भी पढ़े होंगे, बहुत अच्छी की बात है कि अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप लोग पढ़े होंगे, अगर सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया होगा उसमें बता दिया होगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। उसके बाद गंगा नदी तंत्र में बात करें तो उसमें बता दिया होगा गंगा में कौन सी नदी आती है, कौन सी लेफ्ट राइट से किससे मिलती है। ये मुख्य बातें नहीं हुआ दोस्तों कि कौन बाएं तरफ से मिली, कौन दाएं तरफ से। सबसे अधिक आता है तो प्रोजेक्ट। हम लोग चलिए छोड़िए दूसरे लोग क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, हम अपना देखते हैं। हम नदी के साथ साथ नदी को पढ़ेंगे, नदी के साथ साथ इसके सहायक नदी को भी पढ़ लेंगे साथ में। फिर सहायक नदी का हम उद्गम पढ़ लेंगे, उद्गम। फिर नदी का उद्गम, उसके बाद नदी पे प्रोजेक्ट या परियोजना, सहायक नदी पे प्रोजेक्ट या परियोजना। उसके बाद ये सभी में बनने वाले स्टैटिक डीके हम जितने भी करने चाहेंगे पढ़ते हुए चल जाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। एक भी चीज को हम स्किप करके नहीं चलेंगे कि हाँ ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं। हम साथ में ही भारत के नदी तंत्र, तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा सेटअप था जो कि हम कर लिए। तो आज जानते हैं क्या कि भारत के नदी तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले आपको इससे पहले का जो वीडियो आया आप लोग के लिए उत्तर पूर्व के भारत में, उसमें बताए थे नदी अलग चीज है और नदी तंत्र अलग है। नदी अलग चीज हुआ, आप लोग को लिख लेना है, और नदी तंत्र अलग चीज है। नदी तंत्र, नदी में क्या है, नदी किसको कहते हैं? नदी जिसमें पानी प्राकृतिक स्रोत द्वारा आता हो, प्राकृतिक स्रोत द्वारा आता हो, उसे नदी कहते हैं। अब यहां से डिफिनेशन से हम आपको दोस्तों आपके गांव का भी एग्जांपल दे सकते हैं और ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आप अपने गांव में देखते होंगे कि जो नदी होगा वो दोस्तों बारिश के मौसम में अधिक पानी रहता होगा, और बारिश जब कम जाता है तो उसमें नदी का पानी कम जाता है। आखिर कमता कैसे, उसको भी हम लोग नदी कहते हैं। तो नदी का जो भूवैज्ञानिक ने परिभाषा दिया, नदी जिसमें पानी का प्राकृतिक स्रोत हो, जैसे गंगा नदी उसका प्राकृतिक स्रोत है, ग्लेशियर है, मतलब या झरना है, मतलब प्राकृतिक स्रोत है। नहीं कि गंगा नदी में बारिश हुआ तो खूब बाढ़ देखेगा, नहीं, ग्लेशियर पिघलने से वहां बाढ़ आया है, ना कि बारिश होने से। नदी तंत्र क्या होता है? नदी तंत्र में इसका नदी का संगठन होता है। कह सकते हैं नदी का संगठन
या कंपोजिशन होता है। इंग्लिश में बात करें तो संगठन का कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या हुआ, इसमें नदी रहा, इसमें सहायक नदी रहा। अब आपको दोस्तों नोट्स करना है, ये अगले वीडियो में भी हम बता चुके हैं। सहायक नदी, उसके बाद वितारिका, इसका वितारिका का सबसे अच्छा एग्जांपल भारत में देखें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम गंगा नदी से दे सकते हैं। गंगा नदी में बताएंगे कि आगे से दो नदियां आके रुद्रप्रयाग में इसका नाम गंगा में बनता है। और गंगा यहाँ मुख्य नदी है, यहाँ गंगा मुख्य नदी है। नदी के जगह इसको लिख सकते हैं मुख्य नदी, नदी भी लिख सकते हैं यहाँ मुख्य नदी, मुख्य नदी। गंगा यहाँ कैसी नदी है, मुख्य नदी। आगे चलने के बाद इसमें रामगंगा नदी या इटावा के पास यमुना नदी, यमुना नदी। तो यमुना क्या हो गई, सहायक। यहाँ क्या गंगा है, मुख्य नदी, मुख्य नदी। यमुना की हो गई सहायक। जब पश्चिम बंगाल के सामने जाइएगा तो यहाँ उसे बदल के हुगली नदी आ जाता है, हुगली नदी। हुगली नदी में ये बट जाती है, जिसको हम लोग हुगली नदी पश्चिम बंगाल में पढ़ेंगे। अभी समझिए, तो हुगली नदी गंगा की हुई वितारिका, वितारिका। उसके बाद गंगा नदी पे जितने प्रोजेक्ट है, हुगली नदी में पे जितने प्रोजेक्ट है, जब हम पढ़ने लगेंगे सब साथ में एक साथ पढ़ लेंगे। और गंगा नदी जब नदी पढ़िएगा तो वहां घाटी, गौड़, कैनियन, ये सब का बात आ सकता है कभी भी। तो घाटी क्या है, नदियां पहले क्या बनाती है, घाटी। वो जब गहरा होता है क्या बनाता है, गोर्ज। और जब गोर्ज गहरा होता है तो कैनियन। ये एक बार और बता चुके दोस्तों हिमालय में, फिर से आप जान लीजिए कि घाटी, गोर्ज और कैनियन का काफी चर्चा होता रहेगा। उसके बाद नदी में क्या चर्चा होगा, बांध, बैराज, उसके बाद नहर। ये तीन का चर्चा होते रहेगा। अब बांध क्या है, आप लोग सुने होंगे कि भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध। ये क्या होता है कि नदियों पे ये मतलब नदियों पे बांध बना दिया जाता है, नदियों पे बांध बना दिया जाता है। बांध बनाने का उद्देश्य रहता है कि बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब हुआ, मान लीजिए ये नदी आ रही है, ये गंगा नदी आ रही है और यहाँ पे बांध बना रही है, और ये बांध काफी ऊंचा बनाया, काफी ऊंचा बांध बनाया। और यहां से जब पानी गिरेगा, जब इससे काफी ऊंचाई से पानी गिरेगा तो नीचे टरबाइन लगाया जाता है। जो एक टरबाइन घूमने से उसका तो मतलब जो प्रक्रिया होता है तो बिजली उत्पादन हुआ। उसके बाद यहां से एक नहर निकाल दिया जाता है, सिंचाई भी हो गया, बांध भी हो गया और बिजली भी उत्पादन हो गया। जब यहाँ पानी स्टॉक होगा तो मछली पालन भी होता है, इसलिए बांध बहुउद्देशीय परियोजना। लेकिन बैराज जो आता है, बैराज क्या हुआ, इसका काम रहता है कि दूसरे, जैसे यहाँ गंगा नदी पे फरक्का बैराज जो है वो हुगली नदी में पानी भेजने का काम करता है, अर्थात पानी को ये ट्रांसफर करता है। तो फरक्का बैराज का इसलिए जरूरत पड़ा हम लोग को कि हुगली नदी पे नेवी का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं प्रशिक्षण केंद्र है नेवी का। और आप लोग जानते हैं नेवी समुद्र में रहता है, हुगली नदी में पानी का कमी नहीं हो, इसलिए फरक्का बैराज बनाया गया है ताकि पानी को हुगली नदी में भेजा जा सके। और यहाँ हम कौन सा देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी वहीं से सांसद है। हम वहां का नाम इस समय हो से नाम है, बस हम नाम भूल चुके कि वहां का नाम क्या है। चलिए दोस्तों, अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। वहीं से सांसद है और वहीं पे नेवी का वो मतलब प्रशिक्षण केंद्र है, नेवी हुगली नदी के किनारे पे। हुगली नदी में पानी कम है इसलिए बैराज बनाया जाता है। जैसे आप पढ़िएगा हरिके बैराज, फरक्का बैराज, ये सब पढ़िएगा। लेकिन अभी आपको मोटा मतलब ये समझा दिया जाता है कि बैराज क्या होगा, उस समय आप लोग को कंफ्यूजिंग नहीं हो कि बैराज क्या है। नहर आपको बता दिए कि नहर क्या है। तो चलिए आप लोग आज यहाँ तक नोट्स कीजिएगा तो कीजिए, नहीं तो आप लोग को ध्यान में रखना है।
और हेडिंग डालिए उत्तर भारत की नदी। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर भारत की नदी। एक बात और आपको समझा दें, हेडिंग डालिए आप लोग उत्तर भारत की नदी। थोड़ा सा हम नीचे लिख दें क्योंकि कट गया। यही दोस्तों हमको बार बार देखने के लिए जाना पड़ता है कि जो कि आप लोग के सामने से हटते हैं तो बस देखने जाते हैं और कहीं नहीं जाते दोस्तों। आप लोग को परेशान होने का कोई जरूरत नहीं। आप लोग के लिए दोस्तों उत्तर भारत की नदी। एक बात दोस्तों आपको समझाते हैं, जब एक बात तो हम मैप में आपको बताएंगे नदी के बारे में। एक बार मान लीजिए इधर भारत का मैप रहेगा और जब हम यहां से चलेंगे, मान लीजिए यहां से ग्लेशियर है, इस ये ग्लेशियर है, जब ग्लेशियर से मान लीजिए नदी निकली और हम यहां तक आके हम आपको जब तक मुड़ने के लिए हम मान के चलिए हमारे पास जगह कम है तो हम इसको थोड़ा सा बेंड करके इधर ले आएंगे। जहां मुड़ना होगा हम आपको बोलेंगे कि आप यहां से घूमिए। घूमने का मतलब है कि जब हम घूम गए अभी तो आप लोग को नहीं मुड़ना है, क्योंकि दोस्तों ना तो आप मैप पे डायरेक्ट बना के आप समझ सकते हैं, आप एक पे मैप बनाइए या मतलब बता देंगे आपको कैसे कैसे, लेकिन अगर हम इधर से इधर घूम जाए तो आपको नहीं घूमना है, आपको सीधे चलते रहना है। यहाँ से सीधे होते हुए जब तक हम नहीं बोले कि तिरछा होइए यहाँ से बटा, आपको भी तिरछा नहीं होना चाहिए। हम इधर से घूम के इधर चल जाए, इधर चल जाए, ये हमारे जगह के कम से होगा। जैसे ही आपको जहां मान लीजिए कि चंबल नदी बिहार बनाती है और उसके मालवा का पठार की आकृति जब आगे पढ़ेंगे तो मालवा की पठार की आकृति इस तरह है, अर्थात ये उत्तर की तरफ ढाल है। लेकिन उस समय हम चंबल नदी बनाते समय इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे कि यहाँ विंध्याचल पर्वत है, जब चंबल नदी यहां से आती है और पहाड़ों पे तीव्र ढाल से बहती है और यहाँ यमुना नदी आती है, यहाँ यमुना नदी आती है, यहाँ अवसाद और मिट्टी के ढेर लगा देती है यमुना नदी मिट्टी का ढेर लगा देती है। और चंबल नदी जब आएगी तो मिट्टी का अपरदन, नलिका प्रकार का अपरदन करते हुए मिट्टी को काट देगी। तो वो क्या बनाई? बिहार का बनाती है। क्या बनाती है? बिहार। ये सब दोस्तों बस आपको भूमिका के रूप में समझाने कि आखिर आपको नदी के आगे आगे क्या पढ़ना है, क्या कहां आपको कंफ्यूजन होगा, वो सब का निचोड़ आपको बता रहे हैं। नदी हम तुरंत चालू करेंगे, लेकिन अभी आप निचोड़ समझिए। निचोड़ क्या है? बिहार का नदी का ये मिट्टी का टीला है और ये यमुना नदी द्वारा बना है और चंबल नदी ऐसे। एक बात बताइए दोस्तों, नदी पहाड़ों पे बह रही है, नदी पहाड़ों पर से आ रही है और कोई नदी ये उतने ही ढाल से मिट्टी पे आ रही है। ये मिट्टी का ढाल हुआ, ठीक है, और इतना ही ढाल मान लेते हैं इधर। दोनों का ढाल आपको बराबर मान के चलना है, दोनों का ढाल बराबर है। तो बताइए ये जो पूरी ब्लैक है वो मिट्टी का ढाल है, जो हल्का ब्लैक है ब्लैक के बगल में है यानी ब्लू कलर से वो पहाड़ों की ढाल है। हम आपको लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। ये हो गया मिट्टी, ये हो गया पहाड़ की ढाल। दोनों की ढाल बराबर है और पानी यहां से लगातार आ रही है दोनों पे उतना ही तेज। तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होगा? पानी की गति दोनों में बराबर है तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होगा? मिट्टी पे या पहाड़ पे? तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, हम 10 सेकंड में आप लोग का कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। चलिए दोस्तों आप लोग जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक होगा दोस्तों वो पहाड़ के ढाल पे होगा। पहाड़ के ढाल पे वो इसलिए होगा कि जब मिट्टी के ढाल पे पानी आएगा
कुछ ना कुछ पानी इसका मिट्टी सोख ही लेगी, एकदम 100% है, चाहे कितना भी ढाल पे आए कुछ ना कुछ मिट्टी पानी सोख लेगी। लेकिन पहाड़ पे नहीं सोखेगी, पहाड़ पे कभी भी पानी नहीं सोखता है। जिसके कारण जब ये मालवा के पठार से जब चंबल नदी आती है तो इतने तीव्र ढाल से आती है कि ये इसको यमुना के नदी के द्वारा लाए गए मिट्टी को ये काट छाट देती है और बिहार का बनाती है। यही एग्जाम्पल छोटा नागपुर पठार, कौन सा, झारखंड, बीच से दामोदर नदी बहती है, बीच से दामोदर नदी बहती है। छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है, छोटा नागपुर पठार को क्या किया, दो भागों में बांट देती है। और ये इतने तीव्र रफ्तार से बहती है, इसे बंगाल का शोक कहा जाने लगता है, क्योंकि पहाड़ों में तो पानी सूखेगा नहीं, जब सूखेगा नहीं तो ये तीव्र ढाल रहेगा, तीव्र ढाल कहते हैं, पानी का रफ्तार तेज हो जाएगा। वो इसलिए हो जाता है ताकि पानी यहाँ सूखा नहीं तो इसका गति तेज हो जाएगा, पानी जो आ रहा है वो निकल रहा है, तो बंगाल का शोक का आ जाता है। छोटा नागपुर पठार का जो विभाजन किया तो ऊपर का हो जाता है हजारीबाग का पठार और नीचे रांची का पठार। तो चलिए दोस्तों, जितना हो सकता था हम भूमिका में आपको समझाए। अब हम चलते हैं उत्तर भारत की नदी की ओर से। उत्तर भारत के नदी तंत्र, उत्तर भारत के नदी तंत्र, उत्तर भारत के नदी तंत्र में इसमें हम 3 नदियों को पढ़ेंगे। कौन कौन, सिंधु, दूसरा ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा के बाद गंगा। अब बहुत लोग को लगा होगा कि सतलज कहाँ चला गया, तो सतलज भी है दोस्तों, लेकिन वो सिंधु की सहायक नदी में हो जाएगी, ना कि वो सतलज नदी तंत्र में। दोस्तों सिंधु, ब्रह्मपुत्रा और गंगा तीनों की बात करें तो ये सदानीरा नदी है। ये तीनों आप लोग को अब लिखना है दोस्तों, ये तीनों सदानीरा नदी है, सदानीरा नदी है। सदानीरा का अर्थ क्या हुआ, अर्थात सदानीरा का अर्थात हमेशा पानी रहता है, हमेशा पानी रहता है, हमेशा पानी रहता है। इसका पानी का प्राकृतिक स्रोत है, पानी का प्राकृतिक स्रोत, पानी का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ग्लेशियर, ग्लेशियर हिमालय। दोस्तों अब जब नदी का उद्गम पढ़िएगा ना तो अधिकांश जगह आपको तिब्बत लगाना पड़ेगा, क्योंकि याद कीजिए आप हमारा पहला वीडियो जहां हम आपको बताए थे भारत की स्थलीय सीमा कुल 8 देश से लगती है। अगर हम तिब्बत को चीन के अधीन ना माने तो अब आपको तिब्बत याद आएगा दोस्तों। इसका अपवाह तंत्र की बात करें ना, ये तीनों नदियां का अपवाह तंत्र कैसा है। अब जो नदियां से प्रश्न आने लगा दोस्तों वो इससे आने लगा है, अपवाह तंत्र से। अपवाह, इसका अपवाह तंत्र, सिंधु का अपवाह तंत्र कैसा है, चंबल का या पारियाद्वीप भारत की नदियों का पढ़ेंगे तो अपवाह तंत्र कैसा है। तो इसका अपवाह तंत्र कैसा है, ये तीनों का धूम्राकृति, धूम्राकृति। धूम्राकृति आकृतियां। और आप लोग को छोटा सा मैप बना देना है, इसमें लिख देना है नदी, और इधर से इधर से इधर से इधर से डायग्राम बना देना है, और ये सब पे लिख देना है सहायक नदी, सहायक नदी, जो आप लोग लिख सकते हैं। 2 बनाइए, 1 बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। धूम्राकृति आकृति का मतलब हुआ वृक्षानुमा, वृक्षानुमा आकृति, इसका अर्थ हुआ। अब वृक्षानुमान लग रहा होगा, ये मान लीजिए पेड़ है
और पेन का ये क्या लग रहा है आपको, सिर लग रहा है, सिर, जिसको हम लोग जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़ या मूल रोम। आप लोग विज्ञान बताएंगे तो उस समय बताएंगे जड़ और मूल रोम के बारे में। चलिए आप लोग लिखिए। उसके बाद आता है पूर्ववर्ती नदी। कौन सा नदी आता है, उसके बाद आप लोग लिखिए भारत में बहने वाली पूर्ववर्ती नदी। भारत में बहने वाली दोस्तों आप लोग को एक और कॉन्सेप्ट समझा देता। उसके बाद आता है भारतीय उपमहाद्वीप की नदी, भारतीय उपमहाद्वीप की नदी। और दूसरा आता है भारत की नदी, दूसरा आता है भारत की नदी। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप नदी में आप लोग दीजिए हेडिंग देखें, जिसका उद्गम भारत में होता हो, सॉरी भारत के, जिसका उद्गम भारत के बाहर होता हो, तथा वह भारत से होकर बहती है, तथा वह भारत से होकर बहती है। उसे भारतीय उपमहाद्वीप की नदी कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की नदी कहते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग नोट्स बनाइए इसका। अब इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा, उदाहरण। एग्जाम्पल, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, etc। अब देखिए सिंधु का उद्गम तिब्बत में होगा, सतलज का वहीं कैसे होता है, राजस्थान झील से, ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से। ये तीनों का उद्गम भारत से बाहर होता है, लेकिन तीनों भारत से होकर बहती है, इसलिए ये लोग भारतीय उपमहाद्वीप की नदी है। ऐसा नहीं है कि यही है कोसी, उसके बाद कोसी के बाद गंडक। काफी ऐसी नदियां हैं जिसका कि भारतीय उपमहाद्वीप की नदी है। बस एग्जांपल के लिए आपको 2-3 लिख दिए। अब आता है भारत की नदी, इसमें खाली दे दीजिए जिसका उद्गम भारत में होता हो, जिसका उद्गम भारत में होता हो, उद्गम भारत में होता हो, भारत में होता हो। अब इसमें एक तो नदी का एग्जांपल नहीं दे सकते जिसका उद्गम भारत में होता, गंगा यमुना, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, अनेकों नदी है, चंबल, नर्मदा, सोन, काफी नदियां, लूनी, बनास, एक नदी तो है ना, इसलिए इसमें एग्जांपल नहीं लिखे। तो चलिए ये हुआ। अब आता है कुछ एग्जाम में आता है कि कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा पूर्ववर्ती नदी। कौन सा नदी, पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी किसको कहते हैं। पूर्व का मतलब पहले, वर्ती का मतलब क्या हुआ कि हिमालय बनने से पहले जो नदियां, हिमालय बनने से पहले जो नदियां
बह रही थी उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी का कौन कौन उदाहरण हो सकता है? तो हो सकता है सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, गंडक, घग्गर, हाँ गंडक, कोसी, जो कि हिमालय को काट देती है। हम आपको थोड़े 1 से 2 3 वीडियो पहले में बताए हुए थे कि जो पूर्ववर्ती नदी वो नदियां हैं जो हिमालय बनने से पहले भी बहती थी। पूर्ववर्ती नदी उसे कहते हैं जो हिमालय बनने से पूर्व भी बह रही थी। एग्जाम्पल सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, कोसी, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां तक थोड़ी सी और आपको एक्स्ट्रा में जानकारी दिए। अब आपको जब बता देंगे कि ये नदियां पूर्ववर्ती है तो आपको समझ में आ जाएगा ये नदियां हिमालय बनने से पूर्व बनती थी। हम बता देंगे यहाँ बैराज था तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन होता है दोस्तों, इससे कम 1.5 घंटा का इंट्रोडक्शन होता है नदी तंत्र पे, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन अर्थात भूमिका। फिर भी दोस्तों हम आपको उसको शॉर्ट करते 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 लगभग आधे घंटे में हम आपको दिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे भारतीय उत्तर भारत की नदियां में कौन कौन से नदी तंत्र लिखा है? सिंधु, ब्रह्मपुत्रा और गंगा। सबसे पहले क्या लिखा है? सिंधु नदी। अब सिंधु नदी के बारे में कुछ फैक्ट लिखिए, उसके बाद हम आपको मैप के द्वारा बताएंगे। पहले फैक्ट डाल लीजिए। यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। अंतरराष्ट्रीय नदी है। यह किन किन देशों से बहके होकर बहती है? तो तिब्बत के बाद भारत, ये एरो नहीं चलेगा दोस्तों यहां पे, तिब्बत, भारत, उसके बाद पाकिस्तान के बाद फाइनली अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद यह एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। यह एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। उसके बाद लंबाई, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर। 2800, थोड़ी सी बढ़ा लेते 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले सिंधु नदी समझौता को सिंधु नदी जल समझौता ही कहते हैं। यह 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता, ये पढ़ा दिए थे, बस आपको बस मोटा मोटी लिखा देते हैं। अगर आप नहीं जानते सिंधु नदी जल समझौता तो पहले से वीडियो देखिए,
सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। कब, किससे किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाक के बीच। मध्यस्थता किसने किया था? मध्यस्थता तो वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको फाइनली मैप पे ले चलते हैं। वर्ल्ड बैंक ने लिखे हैं दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी। एक बार आप लोग को पहले भी डायग्राम बना चुके थे दोस्तों। ये रहा सिंधु, सिंधु नदी, और नीचे बनाइए सतलज नदी, और ये मिठान कोट के पास, और यहां दे दीजिए सिंधु नदी, और आगे जाती है मिठान कोट। मिठान कोट कहाँ है? पाकिस्तान में। उसके बाद सिंधु नदी, सतलज नदी, सिंधु हो गया, सतलज दे दीजिए, सतलज, सतलज नदी। उसके बाद यहां बनाइए एक झेलम नदी। कौन सा नदी? झेलम, झेलम नदी। उसके बाद झेलम के बाद बनाइए चिनाब। कौन सा नदी? चिनाब नदी, चिनाब, चिनाब नदी। उसके बाद यहां से बनाइए ब्यास नदी, ब्यास नदी। और यहां से बनाइए चिनाब के बाद रावी नदी, रावी, रावी नदी। तो दोस्तों आप इतना मैप बनाइए, और ये सिंधु नदी तंत्र में इतनी नदियां को आपको पढ़ना है। कौन कौन सा? सिंधु नदी, उसके बाद झेलम नदी, उसके बाद चिनाब नदी, उसके बाद रावी नदी और ब्यास नदी, उसके बाद सतलज नदी, और फाइनली दोस्तों जो ये दोनों बुलू से मिला हुआ है, सिंधु और या सतलज नदी, ये मिठानकोट के पास मिलती है। और अब हम एक एक करके सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास और सतलज नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग को एक बार बता दिए थे फिर से कि आप लोग को मतलब ये नहीं देखना है कि हम नदी को घुमा दिए। हाँ, यहाँ पे आपको इसी तरह डायग्राम बनाना है, ताकि आपको पता चल जाए कि सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सिंधु नदी तंत्र में निम्न में से कौन सी नदियां नहीं है? और ऑप्शन 3 में रहेगा यही सब नदियां, चौथा रहेगा मान लीजिए गंडक नदी, कोसी नदी, घग्गर नदी। तो उसका आंसर मतलब इतना, ये 5 पूछेगा कौन सी नदी है, तो यही पांचों में से 1 2 3 4 5 सिंधु नदी। प्रश्न 2 प्रकार से आता है, सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियां हैं? तो 5 नदी। सिंधु नदी तंत्र को, सिंधु नदी को जोड़ के सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियां? तो सीधा आंसर चेंज होता है, तो बस हो जाता है 6, क्योंकि सिंधु नदी जोड़ दिया है। प्रश्न को घुमाते रहता है एग्जामिनर, हम आपको लेकिन घूमने नहीं देंगे। तो हेडिंग डालिए सिंधु नदी, इसको बेटा आप लोग बना लिए होंगे, आप डालिए आप सिंधु नदी। एक बार देख लेते हैं दोस्तों टाइमिंग कितना बचा है। बिल्कुल हम लोग सिंधु नदी के बारे में लगभग पढ़ लेंगे। चलिए दोस्तों यहां डालिए सिंधु। एक मिनट दोस्तों, थोड़ी सी इंक डाल लें। यहां डालिए सिंधु, सिंधु नदी। आप बनाते चलिए फाइनली मैप सिंधु नदी। यहां बनाइए सिंधु नदी का उद्गम। ऐसे क्या बताए थे आपका? उद्गम का सिंबल बनाएंगे। कहां से होता है सिंधु नदी का उद्गम? बोखरचू ग्लेशियर से।
सिंधु नदी का उद्गम बोखर चू ग्लेशियर से। कौन सा ग्लेशियर? बोखर चू ग्लेशियर से। या बोखर चू ग्लेशियर को बोखर चू ग्लेशियर से सिंधु का, चलिए फिलहाल अभी आपको आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद थ्योरी में लिखेंगे। सिंधु नदी यहां से निकलती है, सिंधु नदी निकल गई और तिब्बत में इसका नाम सिंघी अबाब है। तिब्बत में सिंधु नदी का नाम क्या है? सिंघी अबाब। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो बफरिंग हो रहा है, 1 मिनट। सिंधु नदी का एक बार फिर से बताते हैं। सिंधु नदी यहां लिखे उद्गम, कहां से उद्गम हुआ? बोखर-चू ग्लेशियर से। और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? सिंही अबाब। के नाम से जाना जाता है? सिंही अबाब। अब सिंधु नदी यहां से निकली और आगे बढ़ती है, कहां पहुंची? यहां पे, कहां पे? दमचौक के पास। कौन सा स्थान है ये? दमचौक। कौन सा स्थान है? दमचौक। दमचौक कहां? भारत में। यहीं से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। अब हम दूसरा मार्कर लेते हैं, आप लोग को सीधे बनाते हुए चलना है। दमचौक भारत में जैसे ही ये नदी प्रवेश किया, दमचौक के पास जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, यहां से आती है श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। ये वही श्योक नदी है जिसमें ये नदी गलवान नदी आके मिलती है। और गलवान नदी और श्योक नदी के संगम पे ही गलवान घाटी स्थित है, जहां की भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में झड़प हो गया था। श्योक नदी, सिंधु नदी अब यहां से आगे बढ़ी। अब यहां से हम दूसरा मार्कर लेते हैं। श्योक नदी के बाद से, श्योक नदी के मिलने के बाद से नदी आगे बढ़ी और यहां आती है सुरु नदी। कौन सा नदी? सुरु नदी। इसका नाम है सुरु नदी। सुरु नदी। सुरु नदी से फिर से आगे बढ़ती है। सिंधु नदी के दाहिने तट पे, इस तट पे लेह स्थित है। कौन सा शहर? लेह शहर। लेह शहर किसकी राजधानी है? लद्दाख की राजधानी है। किस नदी के तट पे है? लद्दाख, सॉरी सिंधु। लेह किस नदी के तट पे? सिंधु नदी के तट पे। किस तट पे? तो दाहिने तट पे। लेह के बाद यहां पे रहता है ये लद्दाख ग्लेशियर, सॉरी लद्दाख रेंज। इसको सिंधु नदी काट देती है और नीचे रहता है जास्कर श्रेणी। आपको बताए थे पार हिमालय के भाग में कारकोरम, लद्दाख, जास्कर। याद कीजिए आप फिर से। आपको जिस समय हम बता रहे थे कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है और इसको क्या की नदी लद्दाख श्रेणी को काट दी। क्या की? लद्दाख श्रेणी को काट देती है और इसके बीच से बहने लगती है। इसको काट दी। उसके बाद नदी, अब दोस्तों आपको नहीं मुड़ना है, आपको बस सीधे चलते रहना है। लेकिन हमको आपको दिखाने के लिए हम थोड़ा सा मुड़ रहे हैं। आप नहीं मुड़िएगा, आप मुड़िएगा तो गलत हो जाएगा। आप सीधे चलते रहिएगा। उसके बाद लद्दाख श्रेणी को काटने के बाद ऊपर से आती है गिलगित नदी। ये वही गिलगित नदी है दोस्तों, गिलगित है, गिलगित नदी। कहीं गिलगित कहीं गिलगित लिखा रहता है। ये पीओके में पड़ता है। कौन सा? पीओके में। ये दोस्तों गिलगित नदी आई और नीचे क्या है? सिंधु नदी के नीचे जास्कर श्रेणी। कौन सा श्रेणी है ये? जास्कर। याद कीजिए, कारकोरम, लद्दाख, जास्कर। यहां से एक जास्कर नदी जाके फिर से मिलती है इसमें, जास्कर नदी। कौन सा नदी? जास्कर नदी। जास्कर नदी के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अभी कहां थी? पीओके में। कहां है?
पीओके में अभी तक स्थित थी। उसके बाद कहां चल जाती है, तो अटक, कहां चल जाती है, अटक, अटक कहां, पंजाब। किसका पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, हमारा भारत का पंजाब नहीं है दोस्तों। यहां सिंधु नदी पहली बार मैदान में आती है। प्रश्न पूछा गया दोस्तों, सिंधु नदी पहली बार मैदान में किस देश में आती है, भारत, चीन, तिब्बत, किसमें, तो एक ऑप्शन में पंजाब रहेगा, तो कहां आएगा, पंजाब में। उसके बाद कहां चल गई, ये मिठानकोट, अटक के बाद मिठानकोट, नदी बहते बहते कहां पहुंची है, मिठानकोट। आगे थोड़ी देर बाद पहले आपको बताया था मिठानकोट, मिठानकोट के बाद कराची, और कराची के बाद दोस्तों अरब सागर में सिंधु नदी गिर जाती है। ये हो गया कराची, ये हो गया अरब सागर। अरब सागर। आप दोस्तों एक बार डायग्राम को फिर से समझिए। सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू ग्लेशियर से हुआ। ये यहां से बहते हुए भारत की सीमा पे आती है, दमचौक के पास, दमचौक के पास ये भारत में प्रवेश कर जाती है। भारत में प्रवेश करते ही इसको श्योक नदी आके मिलती है। हम दोस्तों प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ नदियों का, जो नदी मिल रही है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद श्योक नदी के बाद सुरु नदी आके मिली। उसके बाद इसके दाहिने तट पे ले शहर स्थित है। उसके बाद ये लद्दाख श्रेणी को काट दी, लद्दाख और जास्कर के बीच बहने लगी। उसके बाद आगे आके जास्कर नदी मिलती है, और जास्कर नदी के बाद गिलगित नदी मिल रही है, और गिलगित नदी के बाद ये सीधा पाकिस्तान में प्रवेश कर गई। पीओके के बाद पाकिस्तान में और सिंधु नदी पहली बार मैदान में अटक पंजाब में आती है। वहां से बहते बहते मिठानकोट, मिठानकोट के बाद कराची, और फाइनली ये अरब सागर में गिर गई। तो चलिए दोस्तों आप लोग एक बार डायग्राम बनाइए, उसके बाद हम आपको इसको मैप के द्वारा बताते हैं। सॉरी, मैप के द्वारा तो बता दिए, अब हम इसका आपको थ्योरी लिखा देते हैं। आप लोग के लिए हमारे पास तो दोस्तों नोट्स में मैप बना हुआ है। आप बोर्ड पे तो मैप और नोट्स एक साथ रहेगा नहीं, सॉरी मैप और थ्योरी तो लिख नहीं सकते, उसका जगह कम है। हाँ लिख सकते हैं, देख लेते हैं कि इसके स्पेस कितना है। अगर स्पेस बच गया दोस्तों तो हम मैप रहते हुए इसको लिख देंगे। एक बार देखते हैं, आप लोग थोड़ी सा कोऑपरेट कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी जगह बच गया, अगर दो दो लाइन में लिखने का, तो हम इसको लिख देंगे मैप रहते हुए। चलिए दोस्तों हम लोग लिख लेंगे, दो दो लाइन लिखेंगे, लेकिन हम आपके लिए मैप रहते हुए लिखेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। दो दो लाइन लिखेंगे लेकिन लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए उद्गम, सिंधु नदी यहां दे देना है। उसके बाद लिखना है आपको सिंधु नदी के बारे में एक चार्ट के माध्यम से आपको बताया था। बस सिंधु नदी देखे एक लाइन लिख दीजिए, उद्गम लिखिए। थोड़ी सी दोस्तों उद्गम, उद्गम कहां हुआ, मानसरोवर। बोखरचू ग्लेशियर कहां पड़ता है, मानसरोवर के पास, मानसरोवर के पास बोखरचू ग्लेशियर से, बोखरचू ग्लेशियर से, बोखरचू ग्लेशियर से। अच्छा दोस्तों ग्लेशियर उधर कट गया, अब हम उससे थोड़ा इधर ही लिखेंगे। उसके बाद तिब्बत में सिंधु नदी को तिब्बत में सिंधु नदी को तिब्बत में सिही अवाम कहा जाता है, सिही खवाब, सिही
खवाब कहा जाता है। उसके बाद सिंधु नदी को तिब्बत में, उसके बाद कहां पहुंची, दमचौक। कहां पहुंची है, दमचौक। दमचौक, दमचौक के पास से, दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। चलिए दोस्तों, इतना होगा। आप लोग लिखिए, एक बार देख लेते हैं थोड़ा कितना स्पेस और बचा है। दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करते ही, भारत में प्रवेश करते ही, ये सब दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है कि सिंधु नदी भारत में प्रवेश करते ही कौन सी नदी आके मिलती है, तो श्योक नदी। बिना पूछे हुए, इसमें और भी नदियां छोटी मोटी है, नुब्रा नदी है, नुब्रा घाटी है, लेकिन उसके बारे में तो हम नहीं बता रहे क्योंकि वो अभी तक के हिसाब से इंपोर्टेंट नहीं है। ये तो इतना ही फैक्ट है कि दोस्तों आप वनडे एग्जाम के लिए कोई भी, यहाँ तक कि पीसीएस लेवल, मतलब स्टेट पीसीएस लेवल तक आप इसको पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। भारत में प्रवेश करते ही, भारत में प्रवेश करते ही श्योक नदी इसमें आके मिलती है। श्योक नदी इसमें आकर मिलती है। श्योक नदी आकर मिलती है। चलिए, इतना रहा सिंधु नदी के बारे में। अब यहां लिखते हैं हम श्योक नदी के बारे में। पढ़ने का नदियों का दोस्तों यही एक तरीका है कि जो नदी आए उसको आपको पढ़ते हुए चलना होगा। जो नदी आए उसके बारे में आपको पढ़ते हुए साथ साथ में चलते रहना होगा। हम यहाँ लिखते हैं इधर ये साइड में श्योक नदी के बारे में। यहाँ दोस्तों कराची और अरब सागर को थोड़ी सी हम मिटाते हैं ताकि हमारे पास काफी स्पेस बने। कौन सा नदी? श्योक नदी। श्योक नदी। आप एक डायग्राम बनाइए श्योक नदी का। श्योक नदी का यहाँ उद्गम हुआ हिमालय के पास से, ग्लेशियर से, और इस तरह बना दीजिए आप लोग। थोड़ी तिरछा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सीधा बना सकते हैं। यहां से बना दीजिए गलवान नदी। कौन सी नदी? गलवान। ये नदी का मैप दोस्तों हम एक बार और आपको बनवा चुके हैं, गलवान नदी। और यहां लिख दीजिए ऐसे बोल करके गलवान घाटी। गलवान घाटी। श्योक नदी का उद्गम कहां हुआ दोस्तों? रेमो ग्लेशियर से, और यहां पे आके ये सिंधु में मिल जाती है। कौन सा? तो दोस्तों इतना छोटा में आपको उपाय ऑप्शन नहीं है। आप लोग आज यहीं तक रहने दीजिए, आप लोग मैप को बना लीजिएगा। कल हम आपको इतना तक तो लिखा दिए, भारत में प्रवेश करती श्योक नदी इसमें आके मिलती है। और मैप को आप लोग को याद रखना है कि हम लोग श्योक नदी से पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हम इसको कम करके करके आपको नहीं बताना चाहते कि आपको दिखे छोटा छोटा दिखे। बिल्कुल हम ऐसा नहीं चाहते दोस्तों। हमारा एक ही मकसद है, आपको अधिक से अधिक समझ में आए। देख सकते हैं आपको, आपके लिए मैप कितना मेहनत से आपके लिए ड्राइंग किए हैं। उसके बाद अगर हम दोस्तों भारत के मैप में और छोटा छोटा करके, आप इसको पढ़ने के बाद भारत का मैप देखिए, और पीओ के आपको वहाँ लिखा होगा दमचौक, जहाँ से सिंधु नदी ड्राइंग करती है आप वहाँ हाईलाइटेड कर दीजिए, यहाँ दमचौक है। उसके बाद जहाँ से देखिए पहला नदी आ रही है वहाँ हाईलाइटेड कर दीजिए, वहाँ श्योक नदी है। अगर हम श्योक नदी पढ़ा देंगे, उसके बाद सुरू नदी पे प्रोजेक्ट है, उसके बाद लेह के बारे में थोड़ी सी बताना है, तो इसलिए दोस्तों इसमें हो नहीं पाएगा। तो आप लोग चलिए, आप लोग यहीं तक रहने दीजिए।
तो दोस्तों अगर आप लोग को सेशन पसंद आए तो आप अपने दोस्तों तथा आप अपने जिस लाइब्रेरी में जा रहे हैं वहाँ शेयर कीजिए, वहाँ बताइए, क्योंकि दोस्तों ये क्लास बिल्कुल फ्री है और दोस्तों इसमें कहीं भी कटौती नहीं की जा रही है क्लास में। और दोस्तों एक हमारे ही टीचर है जो कि हमसे सीनियर है, वो जल्द ही आप लोग को स्पोकन इंग्लिश, जितने भी लोग स्पोकन इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार का कॉस्ट नहीं लगेगा दोस्तों, और न दोस्तों आगे किसी प्रकार का कॉस्ट चैनल पे लिया जाएगा। और आप लोग को फ्री में इंग्लिश स्पोकन या जो भी आपके भाई बंधु हैं उसको स्पोकन इंग्लिश जानना है तो आप उनको भी बता दीजिए दोस्तों। तो चलिए इसी श्रृंखला में हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।